नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हमने घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ में पॉलिटी सब्जेक्ट के में जो है हमने चौथा अध्याय देखा था, जिसमें हमने देखे थे कि संविधान में कितने भाग हैं और उन भागों में क्या-क्या उपबंध किए गए हैं और उनकी व्याख्या देखी और समझा, किस भाग में कौन-सा उपबंध किया गया है। ठीक है, तो अभी इसी इसी सीरीज़ में इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अगला अध्याय संविधान में अनुच्छेद। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो क्लास है, ये एक रिवीजन पर्पज़ के लिए है ताकि रिवीजन भी हो सके और कुछ चीज़ें आप समझ सकें। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद अभी तक प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उनको जो है हम डिस्कस करेंगे और अगर कुछ अनुच्छेद जो है समझने में थोड़ी जो है प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए हम जो है एक बाद में क्लास पूरी लाएँगे पॉलिटी की। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं व्याख्या से। संविधान में अनुच्छेद। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में अ, 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 दिसंबर 2020 की गणना के अनुसार 465 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद वैसे तो हमारे जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। लेकिन समय-समय पर संशोधन होने पर जो है कुछ उपभाग जोड़े गए हैं, तो इस प्रकार जो है अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती गई है। तो अभी वर्तमान में अनुच्छेद जो हैं 470 हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है? इनके उपभागों में जोड़े गए हैं वो अनुच्छेद, इसलिए जो है वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। यही यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। जो मूल संविधान में जो हमारे मूल जो संविधान में अनुच्छेद हैं वो 395 हैं। तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल के साथ कै, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। तो वो ये पार्ट बना दिए उनके, जैसे आपका 51 ए हो गया, इस तरीके से जो है 48 ए, इस तरीके से अनुच्छेद जोड़े गए हैं कै, ख, ग करके। तो इस प्रकार जो है अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। आगे देखेंगे, इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। हाँ, पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे और जो है धीरे-धीरे जो है उनमें संशोधन किया गया तो 25 भाग हो गए हैं। लेकिन मूल बोला जाए तो 22 ही भाग हैं, ध्यान रखेंगे। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ पहले थी। अब अनुसूचियाँ भी बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ध्यान रखेंगे, अनुसूचियाँ कितनी हो गई? 12। ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, लेकिन अब वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े और प्रतिस्थापित किए गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। तो संविधान संशोधन करके कुछ नए अनुच्छेद जोड़े भी गए और कुछ को प्रतिस्थापित किया गया और कुछ को हटाया भी गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नई अनुसूची भी जोड़ी गई है और नई अनुसूची भी जोड़ी गई है क्योंकि पहले अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई है? 12। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे, विधानतः नए राज्य को, अब अनुच्छेद देखने देगा, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। तो अगर प्रश्न ये बने कि भारत में जो है अगर कोई नया राज्य शामिल करना है तो वो कौन से अनुच्छेद में है? उपबंध उसका अनुच्छेद 2 में है। इस तरीके का प्रश्न आता है कि भारत में नए राज्यों को शामिल करना कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में, यानी आर्टिकल 2 में। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, और नए राज्यों का गठन करना है तो वो किस में है? अनुच्छेद 3 में है। देखिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्यों को
ठीक है, नए राज्यों को शामिल करना, को शामिल करना, शामिल करना मतलब जैसे किसी दूसरे देश के हैं, उनको अगर मान लिया विजिट कर लिया या उनको अपने मिला लिया, तो इसको बोलते हैं नए राज्यों को शामिल करना, और ये है अनुच्छेद 2 में, यानी आर्टिकल 2 में। और अगर बात की जाए कि भारत के अंदर नए राज्यों का गठन करना, ठीक है, नए राज्यों का गठन यानी नए राज्य बनाना भारत के अंदर, तो वो किस में है? अनुच्छेद 3 में है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, यानी विधि के समक्ष समता यानी विधि जो है कानून सभी के लिए समान होगा, ये किसमें? अनुच्छेद 14 में है। देखिए यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक आता है विधि के समक्ष समता और एक आता है विधि के समक्ष समानता। दोनों में बहुत अंतर है, इसको समझेंगे, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ मोस्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं अनुच्छेद उनके बारे में देखेंगे। इसके लिए एक अलग हम क्लास चलाएंगे पॉलिटी की, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का अंत, ये किसमें है? अनुच्छेद 17 में, यानी छुआछूत वगैरह जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, जो समाज में व्याप्त हैं, उनका अंत करने के लिए कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, यानी अगर मान लीजिए किसी को पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसके बारे में जो संरक्षण है, गिरफ्तारी का संरक्षण, वो अनुच्छेद 22 में है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इनका जो पूरा व्याख्यात्मक तथ्य जो है हम एक अन्य क्लास में देखेंगे, पूरी एक व्याख्यात्मक क्लास चलाएंगे पॉलिटी की। इसमें सिर्फ ये याद रखेंगे अभी आर्टिकल, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, तो समझेंगे। देखिए अनुच्छेद 39A में क्या है? पहले तो ये किसके अंदर आता है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ये 39A में ये जो है व्यवस्था की गई है, जो भी भारतीय नागरिक होंगे उनके लिए जो है समान न्याय होगा और उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता होगी, यानी जो कानूनी तौर पे जो है निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी उनको। ये किस में है? 39A में है। आगे देखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन बहुत महत्वपूर्ण है, किसमें है? अनुच्छेद 40 में, बहुत बार पूछा गया है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, ठीक है। तो मान लीजिए सभी को अधिकार है कि उनको जो है काम मिले, शिक्षा मिले और लोक सहायता जो भी होती है, जैसे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आती हैं वो सभी को मिले। इसके लिए अनुच्छेद किसमें? 41 में। कार्य करने के लिए न्यायोचित व मानवीय दशाएं और प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है। देखिए अनुच्छेद 42 में क्या है? जहां भी कोई भी भारतीय नागरिक है, जहां पे वह कार्य करते हैं, ठीक है, तो वहां पे उनके लिए क्या है? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए और मानवीय दशाएं होनी चाहिए। मतलब जो है मानवीय दशाएं होनी चाहिए, उनकी जो है कोई जान माल को खतरा ना हो, इस तरीके की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये दी गई है प्रसूति सहायता, यानी किसी महिला की प्रेगनेंसी के समय जो है वहाँ पे अगर वो कार्य करने वाली महिला है तो उसको सहायता देना, इसमें नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि जो है सरकार का कार्य होगा या संघ का कार्य होगा कि जो है प्रसूति सहायता दी जाए। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 42 में। आगे देखेंगे, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी, ध्यान रखेंगे, और इस समय जो है करंट में है। तो अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। आगे देखेंगे, तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। देखिए 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। ये कार्य किसका होगा? राज्य का। आगे देखेंगे, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें? अनुच्छेद 50 में। यानी कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति अलग अलग होंगी, इसीलिए बोला गया पृथक्करण। तो उनका कार्य दोनों का अलग अलग होगा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 48
कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में जो है राज्य सरकार है, ये सरकार जो है उसका जो है कर्तव्य या उसका कार्य है वो क्या करे, कृषि व पशुपालन जो के संगठन है उनको जो है न्यायोचित व्यवस्था करे उनके लिए। ठीक है, आगे देखेंगे ये किसमें, 48 में, बहुत बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल है अनुच्छेद 48। आगे देखेंगे अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, अनुच्छेद 54 में। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन किसमें है, अनुच्छेद 75 में। आगे देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी किसमें है, अनुच्छेद 76 में। ध्यान रखेंगे भारत का महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, इसे समझेंगे। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो जो है जो भी जानकारी है वो किसको दे, राष्ट्रपति को दे। सारे प्रशासन से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी जानकारी होंगी वो राष्ट्रपति को देंगे, कौन, प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 78 में, 78 में। आगे देखेंगे राष्ट्रपति की विधायकों पर अनुमति, अनुच्छेद 111 यानी 111 में। देखिए विधेयक आते हैं संसद में के पहले, कोई भी अगर अब कोई व्यवस्था लानी है तो पहले संसद में विधेयक लाए जाएंगे, फिर विधेयक बाद में जो है कानून बनता है। तो अगर संसद के द्वारा कोई भी जो है विधेयक लाया जा रहा है तो उसमें जो है अंत में जो है अनुमति किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की होनी चाहिए। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 111 में। ध्यान रखेंगे, तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रपति की जो है अनुमति, अंतिम अनुमति जो है विधेयक में होनी चाहिए, ये किसमें है, अनुच्छेद 111 में है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक या कै में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। देखिए समझेंगे 117 में ये बताया गया है, अनुच्छेद 117 में ये बताया गया है अगर आप जो सरकार है कोई भी कर संबंधी प्रावधान ला रही है, ठीक है, तो ये 110 कै में ये व्यवस्था की गई है कि उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश होना जरूरी है। कोई भी कर संबंधी जो है विधेयक लाया जाएगा तो उसमें पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होगी, तब जाके वह संसद में रखा जाएगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है और ये किस में है, 110 के 1 में, आप क्या बोल लीजिए, इसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, और प्रस्तावित भी जो है किसकी सिफारिश से किया जाएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से किया जाएगा। ध्यान रखेंगे कैसे, कर अधिरोपण संबंधी, यानी कर अगर लाया जाए तो। ठीक है, आगे देखेंगे कर संबंधी जो भी विधेयक होंगे। अन्यथा प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तो वो जो है प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। और जो है ये जो उपबंध है दोबारा से यानी पुनः से राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा अगर राष्ट्रपति ने उस चीज के लिए मना कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। देखिए कोई भी वित्तीय संबंधी कार्य होंगे संसद में, ठीक है, उसके लिए विधि यानी कानून बनाना वो किसमें है, अनुच्छेद 119 में है। ठीक है, संसद में कोई भी वित्तीय संबंधी अगर कार्य किए जा रहे हैं तो उसके लिए कानून बनाना जरूरी है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 119 में है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। 121 में ये है अगर उच्च न्यायालय की जो है किसी न्यायाधीश के संबंध में अगर संसद में चर्चा की जा रही है, मान लीजिए संसद में किसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की चर्चा की जा रही है तो वो ये उसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो है उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संसद में चर्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये बात इसमें कही गई है, कौन से अनुच्छेद में, 121 में। आगे देखेंगे
तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। इसको समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 123 बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। प्रश्न ये आता है सीधा सीधा, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज हार्ड दी गई है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। वो कह रहे हैं विश्रांति काल में। मान लीजिए कि संसद जो में कार्य नहीं चल रहा है, अभी संसद बंद है, संसद में कार्य जो है नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो अगर उसे कोई कानून बनाना है तो वो अध्यादेश पारित करके कानून बना सकते हैं अगर संसद में कार्य नहीं चल रहा है। तो यही बात बोली जा रही है कि संसद में अगर विश्रांति काल है तो कोई अध्यादेश लाना है तो वो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और वो किस अनुच्छेद में? 123 अनुच्छेद में। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर संसद की जो है कार्य नहीं कर रहा है अभी, संसद का सत्र नहीं चल रहा है अभी, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं, और वो जो है अधिकतम 6 महीने के लिए रहता है, जो भी कानून अध्यादेश के जरिए लाया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 में। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। सीधा सीधा अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन किस में है, तो अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, मतलब उसका क्षेत्राधिकार या उसकी शक्ति की जो प्रारंभिक शक्तियां हैं, वो किस में है? अनुच्छेद 131 में। आगे देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे बात की जा रही है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग, CAG। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। इसके बारे में जो भी व्याख्यात्मक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहले हम एक अन्य सीरीज बनाएंगे, उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 155 में। 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 164 में। और राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। आगे देखेंगे, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में। सीधा सीधा प्रश्न ये आता है कि महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में। ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से कैग है उस प्रकार से महाधिवक्ता राज्यों में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 165 में महाधिवक्ता और 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखेंगे, तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में है। तो राज्य विधानसभा है उसकी संरचना किसमें है? अनुच्छेद 170 में है। ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्च न्यायालय जो है सर्वोपरि होगा, ये किसमें है? अनुच्छेद 215 में। यह प्रश्न सीधा आता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इसमें अनुच्छेद 215 में। यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं की जा रही, ध्यान रखेंगे। आगे अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, मतलब किसी एक राज्य का उच्च न्यायालय है, उसका न्यायाधीश उसके न्यायाधीश का एक दूसरे राज्य के न्यायाधीश में स्थानांतरण होना, वो किस में है? अनुच्छेद 222 में है। अनुच्छेद 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, देखिए, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालयों के जो है पास शक्तियाँ होती हैं कि जो नीचे उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे संबंधित जो है कार्य हैं वो किए जाएंगे। तो इनको जो है मैक्सिमम 5 जो है शक्तियाँ दी गई हैं, 5 रिट दी गई हैं। तो ये किस में है? अनुच्छेद 226 में। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाए कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस में है, वो अनुच्छेद 226 में बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 226। आगे देखेंगे 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो उच्च न्यायालय के नीचे जो भी न्यायालय आएंगे, ठीक है, उनकी शक्ति किसके पास होगी? उच्च न्यायालय के पास। ये अनुच्छेद 227 में है।
अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। देखिए अनुच्छेद 245 क्या कहता है? अनुच्छेद 245 में ये उपबंध किया गया है कि संसद कोई भी जो है कानून बनाते हैं किसी भी चीज से, उसका वितरण कैसे किया जाएगा, विधियों का वितरण कैसे किया जाएगा, या राज्य विधानमंडल बना रहे हैं कोई भी विधि या कानून बना रहे हैं तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा, उसका विस्तार कैसे किया जाएगा, ये 245 में है। आगे देखेंगे। वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग किस में है? अनुच्छेद 280 में है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए 3 चीजें आती हैं। एक आता है वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है। एक आता है धन विधेयक, धन विधेयक, और एक आता है वित्त विधेयक। ठीक है, देखिए ये 3 चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए वित्त विधेयक की बात, वित्त आयोग की बात की जाए तो वो किसमें होता है? अनुच्छेद 280 में उसका उपबंध है, ठीक है। और धन विधेयक से संबंधी अनुच्छेद किसमें है? धन विधेयक से 110 में। और अगर वित्त विधेयक की बात की जाए तो वो किसमें है? 117 में। ध्यान रखेंगे, ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। वित्त आयोग बोले तो 280, धन विधेयक बोले 110 में है, अनुच्छेद 110, और वित्त विधेयक बोले तो आर्टिकल 117। एक शब्द और आता है बजट, या आप इसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं आप इसे। बजट शब्द है और उसी को बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए हमारे संविधान में बजट नाम से कोई भी उल्लेख नहीं चीज है, कोई भी चीज मतलब बजट नाम का कोई शब्द यूज नहीं किया गया है। हमारे संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो प्रश्न कई बार ये आता है कि बजट क्या हमारे संविधान में उल्लेखित है? नहीं, हमारे संविधान में बजट को क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। ये आता है अनुच्छेद 112 में, ठीक। तो मैंने इसीलिए जो है ये सब चीजें आपको एक साथ लिखा दी ताकि जो है जो भी कंफ्यूजन ना रहे आगे। 280 में आता है वित्त विधेयक, धन विधेयक आता है 110 में, वित्त विधेयक आता है 117 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट बोलते हैं 112 में, ठीक है। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 में। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए संघ के पास ये अधिकार होता है, इसी अनुच्छेद में ये अधिकार दिया गया है कि वो अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसके पास है? किस अनुच्छेद में है? 312 में। और किसके पास है? संघ के पास। आगे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी है यानी संघ लोक सेवा आयोग है, वो किसमें है? 315 में। ध्यान रखेंगे संघ लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 315 में। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन है। मतलब 318 में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं की शर्तों और उनके जो है विधियों के बारे में बताया गया है। सीधे सीधा ये बोला जा सकता है कि ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तों के बारे में किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? 318 में। ध्यान रखेंगे लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। आगे देखते हैं अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। तो लोग अगर प्रश्न आए लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 320 में। आगे देखेंगे प्रशासनिक अधिकरण, जो लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक अधिकरण है वो किसमें है? 323A में।
निर्वाचन आयोग का गठन, जो निर्वाचन आयोग है, या प्रश्न सीधा आता है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 324 में, बहुत महत्वपूर्ण है, और भाग 15 में। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित किसमें? भाग 15 में, अनुच्छेद 324। आगे देखेंगे अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, किसमें? लोकसभा की बात की जा रही है यहाँ पे, लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एससी और एसटी की बात की जा रही है। तो एससी और एसटी के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है वो किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 330 में बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधित, यहाँ पे बात की जा रही थी लोक सेवा आयोग में, अब यहाँ पे बात की जा रही है राज्य की विधानसभाओं में। ध्यान रखेंगे, राज्य की विधानसभाओं में। तो एससी और एसटी यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं? 332 में। ध्यान रखेंगे, किसमें? 332 में। और लोक सेवा आयोग में 330 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जा रहा है आजकल, कुछ नहीं है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी अगर प्रश्न आए कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित उपबंध किस में है? अनुच्छेद 351 में है। आगे देखेंगे, आपातकाल की उद्घोषणा जो है, आपातकाल की उद्घोषणा किस में है? 352 में है। ये तो हमने पढ़े जो अभी तक महत्वपूर्ण आए हैं। अब देखिए हम सारे देखेंगे। मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ कि जो है अनुच्छेद को समझने, अगर आपको अनुच्छेद याद करने हैं तो उनको समझना होगा, और जो है यहाँ पे तो पूरा व्याख्यात्मक तथ्य नहीं दिए जा सकते, तो ये सिर्फ रिवीजन की दृष्टि से एक क्लास है। ठीक है, इसके लिए एक अन्य जो है पॉलिटी की क्लास लेके आएंगे। आगे देख लेते हैं। प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे एक दृष्टि में। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी संघ का जो नाम है और जो राज्य क्षेत्र है उसकी व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 1 में की गई है। नए राज्यों का प्रवेश हमने अभी पहले पढ़ा या स्थापना, इसमें अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किसमें? अनुच्छेद 3 में। ये ध्यान रखेंगे, अगर नामों में परिवर्तन करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, ठीक है, या नए राज्यों का निर्माण करना है, यानी एक राज्य को तोड़ के दूसरे राज्य का निर्माण करना है, तो ये किसमें? अनुच्छेद 3 में है। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना वो किसमें? 2 में है। ठीक है, तो ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें बोला गया, प्रश्न में ये आया गया कि राज्यों की सीमाओं में विस्तार करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। या ये बोला जाए कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस में है? 2 में है। और ये प्रश्न ये आए कि राज्यों का निर्माण करना किस में है? अनुच्छेद 3 में है। और प्रश्न ये आए नामों में परिवर्तन किस में है? अनुच्छेद 3 में है। एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आगे देखेंगे, संविधान के प्रारंभ नागरिकता। देखिए, नागरिकता जो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है वो किसमें? अनुच्छेद 5 में है। नागरिकता किसमें है? 5 में। विधि के समक्ष समानता ये किसमें है? अनुच्छेद 14 में। यानी विधि के समक्ष समानता या समता अनुच्छेद 14 में है, जो कि हमने किससे लिया था? ब्रिटेन से। आगे देखेंगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, यानी कि सभी को जो है लोक नियोजन के में अवसरों में समानता मिलेगी, ये किस में है? अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत, ये पहले पढ़ चुके हैं, 17 में है, यानी छुआछूत का अंत। उपाधियों का अंत किस में? अनुच्छेद 18 में। सब महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है, जो आपको बताया जा रहा है। अनुच्छेद 16 महत्वपूर्ण है, 17 महत्वपूर्ण है, 18 भी, 15, 14, 5, ठीक है, और 2 और 3। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है, वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता है वो किसमें? अनुच्छेद 19 में। या कई बार आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है अपराधों के लिए। ठीक है, अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है किसमें? अनुच्छेद 20 में है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है,
आगे देखेंगे, अनुच्छेद 21 क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 21 के क्या है, ये अधिकार की बात की जा रही है। तो ये क्या है, अधिकारों के अंतर्गत आता है, जो मौलिक अधिकार होते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा शिक्षा जो है अनिवार्य है। इसका अधिकार है किसमें, अनुच्छेद 21 कै में। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 22, ये हम देख चुके हैं कि संशोधन में जोड़ा गया है और कब जोड़ा गया है, तो अभी हम सिर्फ अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है अपराध से संरक्षण और यहाँ पे बात की जा रही है गिरफ्तारी से संरक्षण। ध्यान रखेंगे, दो शब्द बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर अपराधों से संरक्षण बोला जाए तो 20 में, और गिरफ्तारी से संरक्षण बोला जाए तो 22 में। आगे देखते हैं, मानव दुर्व्यवहार और लाज श्रम का प्रतिषेध। यानी मानव दुर्व्यवहार मतलब कि किसी से जो है दुर्व्यवहार ना किया जाए और उनसे जबरदस्ती काम ना कराया जाए, या जो जैसे कहते हैं गुलाम बना लेना, इस तरीके से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये किसमें, अनुच्छेद 23 में। और बालकों के कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिशत किसमें, अनुच्छेद 24 में। यानी बच्चों को जो है ऐसी जगह पे कार्य ना कार्य किया जाए जो उनके लिए अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। तो ये किसमें, अनुच्छेद 24 में है। ध्यान रखेंगे। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।